नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 0.3 टाइप पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडाइसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। अपनी आदतों के मुताबिक मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं। हमारे एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होंगे। घातांक एवं करणी हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो पुलिस हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, दरोगा हो, लेखपाल हो, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसपी, जितने भी आपके दिमाग में एग्जाम बन सकते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल आपने सही सोचा है, आईएएस के एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक अनिवार्य है। 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र अभी मैं एक लेता हूं। जैसे ही मैं एक शब्द बोलूंगा, इंडाइसेस की डिफिनीशन बताऊंगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे जो कि आईएएस 2020 में आया हुआ है। समझ में आया ना बच्चों? सबसे पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रेनिंग क्लास में 43 वीडियो हैं, उसको ध्यान से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि किसी भी परीक्षा में हमारे ट्रेनिंग क्लास में से ही आधे से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग क्लास करेंगे तो ही आपको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पर एडमिशन मिलेगा। हमारे पढ़ाने की तुलना में एक छोटी सी राशि आपको फीस के रूप में जमा करनी है। हर एक वीडियो में 10, 12, 15 वीडियो आपको मिल जाएगा, चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं, है ना। देखिए, घातांक एवं करणी एक शब्द है, इंडाइसेस जिसका मतलब होता है घातांक, सर्ट का मतलब होता है करणी। जो घातांक होता है शब्द है वो घात से बना है, घात से बना है। देखिएगा, अभी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न करवाता हूं सिर्फ डिफिनीशन से। जैसे मैं बोलता हूं 2 की पावर 4, तो इसको बोलते हैं हम लोग पावर भी बोल देते हैं, घात भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं। घात दर्शाता है कि जो संख्या है, यदि यह धन पूर्णांक है तो यह दर्शाता है कि 2 को कितनी बार गुणा करना है। घात का मतलब ये होता है। यदि यह धन पूर्णांक है तो आप पूरी दुनिया को पता है ऐसा करते हैं। यदि 2 की पावर -4 है तो इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 4। ठीक है, यदि माइनस पावर होता है तो उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, 1/2 की पावर 4 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 की पावर 2 × 2 × 2 अर्थात 1/16 हुआ। मैंने क्या बोला कि ये धन पूर्णांक है तो जितनी बार गुणा करना पड़ेगा उतनी बार, और ये माइनस में हो तो नीचे करके उसका इन्वर्स कर देते हैं। आईएएस 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र को आप लोग उड़ा सकते हैं यदि मात्र इस 2 लाइन को समझ में आ जाता है। जैसे मैं बोलता हूं, एक क्वेश्चन बोलता हूं, जगह कम है लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा। अभी मैं डिलीट करूंगा तो क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं आईएएस के छात्रों को बताना चाहता हूं कि घातांक एवं करणी ट्रेनिंग क्लास के हर एक टाइप आपके लिए जरूरी है, मजबूरी है, अपरिहार्य है। 1/6 -2, 1/2 की पावर -6, 1/3 की पावर -4 और 1/4 की पावर -3 में बड़ा कौन है? आप लोग रजिस्टर पे ढंग से लिखिएगा। अभी मैं डिलीट करके क्वेश्चन कराऊंगा। बस एक क्वेश्चन देना था, हमें बताना था कि हमारे एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, बताओ जितने भी तैयारी लोग कर रहे हैं आंसर कमेंट कीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? 1/6 की पावर -2, 1/2 की पावर -6, 1/3 की पावर -4, 1/4 की पावर -3। कौन सा बड़ा है? आईएएस 2020 में आया हुआ प्रश्न है। जो भी छात्र कमेंट करेंगे 10 रुपये की टॉफी आपको भेजी जाएगी कोरियर के माध्यम से। देखिएगा, जब माइनस पावर होता है, जब माइनस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि 1/6 का पावर पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, एक मैं करके बता देता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। इस पावर का मतलब होता है 1 की पावर 6 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 6 की पावर 2 करेंगे
जब भाग देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 36, ठीक है ना। भाग देना आता होगा, नहीं तो ट्रेनिंग क्लास बचपन से करिएगा, हमारी समझ में आ जाएगा। ये जो 36 है ऊपर चल जाएगा तो इसका मतलब हो गया 36। इसका आंसर जिस प्रकार से 36 आया है, दिखाई दे रहा है ना, 36 आया है, इसका आंसर 2 की पावर 6 हमारा 64 बनाता है ना। उल्टा करेंगे तो 3 की पावर 4 81 बनाता है ना। 3 की पावर 4 81 बनाता है बच्चों, और 4 की पावर 3 64 बनाता है। तो ये वाला हमारा सबसे बड़ा है, यानी कि ये जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, पावर है, जो भी आप समझें। तो यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न पत्र इसलिए मैंने कराया कि भाइयों आईएएस के छात्र ही मेरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग क्लास को मत छोड़िए, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे अपने। जो घात है, घातांक है, घात से बना है, इसके कुछ नियम होंगे, रूल होंगे, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज सर्ड, परिभाषा है कि सर्ड क्या है, करणी क्या है। तो परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। करणी संख्याओं के मूलों को ज्ञात करने की प्रक्रिया है, जिसे करणी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। मूलों को ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। इसको प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, करणी का ये सिंबल होता है, सिंबल को हम लोग रेडिकल बोलते हैं। जो करणी के अंदर होता है उसको बोलते हैं रेडिकेंड बोलते हैं, या बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं। और इस जो सिंबल है उसको रेडिकल बोलते हैं। और ये जो n है ना, उसको बोलते हैं करणी की घात, या ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। n जो होना चाहिए एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा यानी कि 2 हो सकता है। n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर होती हैं। नेचुरल नंबर क्या होती हैं हमने ट्रेनिंग के 0.1 में बता दिया है। जो a होना चाहिए वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। ये a निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। और जो इसकी जो वैल्यू निकलनी चाहिए वो एक अपरिमेय संख्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। अभी मैं बताता हूं, ठीक है ना। पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने समझा दिया है, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका होता है nth रूट ऑफ a, या घात n बेस 2 पढ़ते हैं। बेस में 2 है, घात हमारा n है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, n घात a, nth रूट a भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है मैंने 0.1 में बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा, पढ़िए आप लोग। इरेशनल नंबर क्या होती हैं मैंने ट्रेनिंग के 0.1 में बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। जैसे √2 की जो वैल्यू आएगी 1.41 दशमलव क्या होगा, कभी ये हमेशा अशांत रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, है ना। एक अपरिमेय संख्या आएगी, इसकी जो वैल्यू होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। √7 की वैल्यू क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये एक सर्ड है, ये एक सर्ड है, ये एक सर्ड है, लेकिन ये सर्ड नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। 2 क्यों होती है? जैसे हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 1/2, है ना। इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर 1/2, और इस ये हटता है तो 1/2 आता है, भी हम लोग सीखने वाले हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। उसी प्रकार इसकी वैल्यू जो होगी 2 होगी, और इसकी वैल्यू भी 2 की होगी। तो ये हमारा करणी नहीं है। जो वैल्यू आना चाहिए इरेशनल नंबर आना चाहिए, इसकी वैल्यू इरेशनल नंबर होना चाहिए। और इस 3 पॉइंट को आपने जान लिया, ठीक है। तो अभी आपने सीखा कि √2 क्या है, एक सर्ड है। 3√5 क्या है, एक सर्ड है। √7 सर्ड है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये सर्ड है
क्या ये चीज़ों को फॉलो करता है? तो बिल्कुल ये एक सर्ड है। ये एक सर्ड इसलिए है क्योंकि अभी आप लोग कुछ सर्ड के रूल पढ़ने वाले हैं, लॉज पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ आप लोग पाएंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 का पावर 1/3। ये को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, 2 मिनट बाद पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का 1/2 का पावर 1/3, यानी कि 7 का पावर 1/6 अर्थात 6√7%। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी एक सर्ड है। तो आप सर्ड की पहचान कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी इसकी इरेशनल नंबर होगी। इरेशनल नंबर क्या होती हैं? जिनको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। 0.1 ट्रेनिंग में पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं करणी के प्रकार। करणी के प्रकार शुद्ध करणी, मिश्र करणी, सजाती करणी, संयोगमी करणी क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए शुद्ध करणी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये √7 एक शुद्ध करणी है। ठीक है, शुद्ध करणी क्यों है अभी बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कि वर्गमूल 8, ये शुद्ध करणी है या नहीं? तो ये शुद्ध करणी नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इसमें से जब यहाँ कुछ नहीं होता है, 2 होता है, और 2 का पेयर बना के 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिश्र करणी हो जाएगा। शुद्ध करणी का मतलब है कि यहाँ पे एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है ना, एक होना चाहिए। m की जो वैल्यू होगी एक होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको शुद्ध करणी बोलेंगे। ठीक है, m घात a, तो m की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, शुद्ध करणी। मिश्र करणी का मतलब होता है कि m ≠ +-1, यानी कि जो यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने 8 को लिखा था, 2√2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, m की वैल्यू ≠ 1। सजाती करणी का जब रेडिकेंड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेडिकेंड बोलते हैं। जब रेडिकेंड हमारा सेम होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सजाती करणी। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि आगे हमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि पढ़ना है ना। जैसे मान लीजिए कि 27 है, 27 है, तो 27 को इनके तरीके से बनाने के लिए, सजाती करणी में लाने के लिए, रेडिकेंड को सेम करने के लिए 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, जो बराबर 3√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सजाती करणी में हम इसको लिख सकते हैं। संयोगमी क्या होता है? जैसे ये हमारा है प्लस सिंबल है, तो बस आपको माइनस कर देना है। √5 है तो यहाँ 5 रहेगा, √2 रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, बस यहाँ पे प्लस वाली चीज़ें माइनस हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं संयोग में। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ने हैं कि सरणीकरण क्या होता है, सर्ड का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मैं इधर वाली सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ क्योंकि अब इसका मतलब ख़त्म हो गया है। देखिएगा, करणी का सरलतम रूप जैसे मैं लिखता हूँ 32, तो ये 32 सरलतम रूप में नहीं है। बोलेगा कि इसको सरल करें। क्या लिखें? सरल करें। तो सरल करने का क्या मतलब होता है समझिए। 2 × 2 × 2 × 2, इसको हम लोग 5 बार लिखेंगे। यदि यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं का मतलब 2 होता है, तो 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, इधर से भी बना लीजिए, कहीं से बना लीजिए। ठीक है, 2 यहाँ पे लिखना पड़ता है, इसमें का 2 यहाँ पे और बच जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2। तो ये सरलतम रूप है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि डिफिनीशन बनाना बड़ा टफ काम है। 32 है और घात 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है इसका पेयर में से हम लोग एक को बाहर निकाल लेते हैं, 2 में से एक को बाहर निकाल लेते हैं। डिफिनीशन आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, सरलतम रूप जैसे मैं लिखता हूं 1250 4 लिखता हूं। मैं बोलता हूं कि इसका सरल करें। तो सरल करने का मतलब ये होता है कि 5 × 5 × 5 × 5, इसको 5 बार लिख लेंगे। 5 × 5 = 25,
पाँचे 125, पाँचे 625, 625 और 2, ठीक है ना। ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 पाँचे 10, पाँचे 50, पाँचे 50, पाँचे 250, 250 पाँचे 1250। तो इसको हम लोग सरलतम रूप में क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 बार ये है, 2 बार ये है, सॉरी ये 4 बार है ना, तो 4 को ऐसे हम लोग इसमें से एक को बाहर कर लेंगे और ये सरलतम रूप हो गया, ठीक है। ये सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप का मतलब समझ लिए, यदि ये 4 होगा तो 4 4 का पेयर में से एक बाहर निकालेंगे, यदि यहाँ पे 2 होगा तो 2 2 के पेयर में से, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है और ठीक तो है। इसका हम लोग क्या लिखेंगे? 4√2 सरलतम रूप में है। समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/5 का सरलतम रूप क्या होगा, तो सरलतम रूप का मतलब होता है कि नीचे कभी भी हम लोग इरेशनल नंबर कर्णी वाली घात नहीं लिखते हैं, ठीक है, या कर्णी के नीचे भिन्नात्मक रूप नहीं लिखते हैं। सरल करने का मतलब होता है कि इसको हम लोग रेशनल नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेशनल नंबर बनाएंगे। और रेशनल नंबर बनाने के लिए आपको 5 से गुणा करना होगा। ऊपर नीचे 5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए 5 में किस संख्या से गुणा करें कि हमारा रेशनल नंबर हो जाए, तो इसको बोलते हैं 5/5। ये हमारा सरलतम रूप में है, ठीक है। √5 इंटू √5 5 बनाता है। समझ में आया गया? इसको बोलते हैं हम लोग परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर को समझते हैं कि क्या होता है। अब मैं इतना समझा चुका हूँ, अब मैं रेशनलाइजिंग फैक्टर समझाने जा रहा हूँ। बड़ी टफ चीज़ें होती हैं सब समझाना बच्चों, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कभी न छूना पड़े क्या बोलते हैं, गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब वगैरह। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ 5√3, किस संख्या से गुणा करें कि ये हमारा रेशनल नंबर बन जाए, एक रेशनल नंबर बन जाए, वही होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। 5√3 है तो यहाँ 3 भी लिख सकते हैं तो भी हमारा 15 आंसर आएगा। तो √3 क्या हुआ? एक हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया है। किसी रेशनलाइजिंग फैक्टर एक ही नहीं होता है, अनंत होते हैं। जैसे 5√3 है, मैं बोलता हूँ कि 2√3 से गुणा करो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 दूनी 10 यहीं 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 2√3 भी एक रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ 5√3 इंटू कुछ भी 5√3, तो इसका मतलब हो गया 75, ठीक है। तो 5√3 भी एक रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर अनंत हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना। अब मैं क्या बताने वाला हूं? जैसे मैं बोलता हूं कि 1/√5 + 2 परिमेयकरण करें, तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे आपको रूट हटाना है, ठीक है। सरल करने का मतलब नीचे रूट नहीं रखना होता है और कर्णी के नीचे भिन्न नहीं रखना होता है। तो ऊपर नीचे हम लोग किस संख्या से गुणा करें कि नीचे रूट हटे, तो बस इसकी संयोगमी से गुणा कर देते हैं, ठीक है। माइनस लगा देंगे यहाँ पे। समझ में आया है कि नहीं? ऊपर हमारा हो जाएगा √5 - 2, और बच्चों a + b और a - b का मतलब होता है a² - b²। तो इसका मतलब हुआ कि 5 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे, तो 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, √5 का स्क्वायर 5 ही होता है, √5 - 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना बताने में कामयाब रहा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ सर्ड एंड लॉज ऑफ इंडाइसेस। देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं द लॉज ऑफ इंडिसेस। घातांक के नियम, पावर के नियम, एक्सपोनेंट के नियम, सब एक ही बात है। यदि हम लोग लिखते हैं a × a × a × n बार लिखते हैं तो a की पावर n हो जाएगा,
यदि हम लोग a को 4 बार लिखते हैं तो a की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर घात, ठीक है, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। बेस बराबर होता है तो पावर हम जोड़ के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आसान हैं, मैं यहाँ पे टाइम खर्च नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब a की पावर m हो, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो इसको हल करने की बजाय 3 और 2 की पावर 5 को भी हल करके जल्दी से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। इसको हल करने से भी 32 आंसर आएगा और इसको भी हल करने के, बेस जब बराबर होता है तो पावर जुट जाता है, मैं इसमें यही बताया हूँ। तीसरा ये है कि जब भाग देना हो, बेस बराबर हो, उसी को लिखने का ये भी तरीका है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो बेस जब बराबर होता है तो हम लोग पावर को घटा देते हैं ऊपर वाले से। और एक बात ध्यान से रखिएगा, एक बात इधर देखिए, जैसे a की पावर 5 है, a की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ऊपर वाले को 5 बार लिखेंगे, 5 बार लिखने से अच्छा है 5 बार कि नीचे वाला 3 बार लिखेंगे, लिखने से अच्छा है। ये 3 से 3 कट गया तो बचा कितना, a की पावर 2 ही तो बचा। तो इसीलिए जब बेस बराबर होता है तो इसका मतलब a की पावर आप 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 नीचे है, ऊपर भी 3 बार तो होगा ही, काट देंगे तो a की पावर 2 बच जाएगा। जब नीचे वाला बड़ा होता है तो हमारा ऐसे, जैसे मान लीजिए कि a की पावर 3 है और a की पावर 5 है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, जब ऊपर वाला हमारा छोटा पड़ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बटे में a स्क्वायर, इसका मतलब a की पावर -2 भी लिख सकते हैं। -2 a स्क्वायर नीचे यदि है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस, यानी कभी ऊपर वाला यदि हमारा जैसे a की पावर 3 है और a की पावर 5 है तो a की पावर -2 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, नोट करते जाइएगा। और देखिए ये बात को समझिए, a की पावर m और ब्रैकेट लगा हो, इसका मतलब ये पावर गुना हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि a की पावर 3 है और ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब a की पावर 12 होता है। अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। a की पावर -n हो तो इसका मतलब उल्टा हो जाता है, a की पावर 1/n हो जाता है, उल्टा हो जाता है। a बटे में b का होल पावर m है, इसका मतलब है कि a की पावर m और b की पावर m जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं। यदि ab होल पावर n है, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर n और b की पावर n, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 14 की पावर 5 है, 14 की पावर 5 है, ठीक है, आपको परेशानी हो रही है निकालने में, चलिए छोटा लेते हैं, छोटा 14 की पावर मान लीजिए कि 4 है, तो इसको आप चाहें तो 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 लिख सकते हैं। समझ में, बात एक ही है। देखिए ए बी क्या है, डिफरेंट संख्या है, पावर आपका होल n है, तो इसको हम लोग ए बी में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। a की पावर n और b की पावर n, जैसे 14 की पावर 4 है तो 14 को हमने क्या कर लिया है, 2 इंटू 7 में तोड़ लिया है, 2 की पावर 4, 7 की पावर 4। तो यहाँ से आप जल्दी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, समझ में आया, बात एक ही है। देखिए जब बेस हमारा a की पावर n है बराबर b की पावर n है, और यदि पावर बराबर होता है, यदि पावर हमारा बराबर होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a की वैल्यू b के बराबर होगी, तभी ये बराबर होगा। जब हमारा बेस बराबर होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो पावर होंगे वो बराबर ही होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बार बार इसको यूज करना है, समझ लेंगे हम लोग। किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1 होता है, जैसे मान लीजिए कि समझिए, जैसे मान लीजिए x इंटू एक्स लिखा हमने, और नीचे भी हमने x इंटू एक्स लिखा, इसका मतलब हुआ x की पावर 3 और नीचे x की पावर 3। तो जब बेस बराबर होता है तो क्या होता है, पावर हमारा घट जाता है, तो x की पावर 3 माइनस 3, तो x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है ना। x की पावर क्या बन गया, 0, 1 बन गया, समझ में आया। तो
जैसे x की पावर 3 है और नीचे भी x की पावर 3 है, तो बेस बराबर होता है तो पावर घट जाता है, तो x की पावर 0, तो क्या लिखेंगे, इसको एक ही ना लिखेंगे, इसको कटेंगे तो एक ही होगा। किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, समझ में आया ना। a की पावर n बाई m को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये जो नीचे वाला है ना, ये रूट में चला जाता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, घात में चला जाता है, ऑर्डर में चला जाता है, और जो ऊपर वाला होता है a की पावर n हो जाता है। ये बात और ये बात सेम ही है। कैसे सेम है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार और समझाता हूँ। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, a की पावर n बाई m, वही बात है जो m a n है, ठीक है। कैसे समझिए, a की पावर n और 1 बाई m लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग a की पावर n बाई m भी लिख सकते हैं, ये वाली बात समझ में आया ना। और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, a की पावर n, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई m का होल पावर n भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है। जब ब्रैकेट होता है तो यहाँ पे n होता है। अब इसी को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं m और a का पावर n भी, तो ये सब चीज़ें सेम ही है। ये बात और ये बात तीनों सेम ही है, इसको आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। बात देखिए, उसके बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको समझिए, ये और ये एक ही बात नहीं है। इसका मतलब होता है a की पावर mn गुणा हो जाता है, और इसका मतलब जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 और का होल पावर 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 12 हो गया, ठीक है। और यही मैं लिखूं कि 2 की पावर 3 की पावर 4 लिखूं, तो इसका मतलब कुछ अलग होगा। जैसे देखिएगा, इसका मतलब होगा कि 2 की पावर 3 की पावर 4 क्या बनाता है, 81, तो इसका मतलब हो गया 81। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 4 है, मतलब 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 2 की पावर क्या हो गया, 81 हो गया, और यहाँ ब्रैकेट लगा होता है, इसका मतलब 2 की पावर 12 है, और 2 के माथे पर 3 के माथे पर 4 लगा हो, इसको यहाँ पे ब्रैकेट ना लगा हो, तो 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। तमाम तरह के प्रश्न इस तरह के करने वाले हैं। देखिएगा, इसको समझिए, इसको a की पावर n बराबर b होता है, तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, यदि मान लीजिए कि ऐसी बात होती है, ऐसी a स्क्वायर बराबर n है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a बराबर अंडर रूट n लिखते हैं। यदि a की पावर n है बराबर b है, इसका मतलब a बराबर, ये जो n है ये घात में चला आएगा, और b क्या हो जाएगा, रेडिकेंड बन जाएगा। इसी को हम लोग लिखना चाहें तो a बराबर n को यदि हम लोग लिखना चाहें तो 1 बाई n हो जाता है, और इसका मतलब है कि a बराबर b की पावर 1 बाई n लिख सकते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, यदि एक संख्या, अब इसको मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में कि कैसे ये आएगा, बस आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का प्रश्न आता है तो MNZ यहाँ पे आता है, और रूट वाली संख्याएं PQR जो रूट वाली हैं यहाँ पे आती हैं। इस पे क्यों आया है, हम लोग क्वेश्चन आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जब बेस हमारा बराबर होता है, बराबर होता है, तो और बड़े छोटे की पहचान करनी है। इसका मतलब ये हुआ, बेस बराबर होता है, जैसे में 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है, तो निश्चित रूप से बेस बराबर है, तो जो पावर बड़ा होता है वही बड़ी होती है संख्या, ठीक है। बेस बराबर होने पर बड़े छोटे की पहचान पावर को देख के करते हैं। पावर बराबर होने पर, जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, पावर बराबर होने पर
बड़े छोटे की पहचान के लिए बेस को देखते हैं, बेस को देखते हैं। समझ में आया ना? ये छोटी सी बातें हैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। बड़े छोटे की पहचान करने के लिए पावर को पावर के एचसीएफ से सरल करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 की पावर 50 और 3 की पावर 50 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 2 की पावर 50 और 3 की पावर 25 में बड़ा कौन है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 50 और 25 एक ऐसी संख्या जो 50 को भी काटे 25 को भी काट के छोटा कर दे, 25 ही होगा। तो ऊपर 2 की पावर हम लोग 25 से काटेंगे तो 2, और इसको 25 से काटेंगे तो 3 की पावर 1। तो आप जानते हैं कि पावर को यदि हम लोग एचसीएफ से काटा, 50 और 25 का एचसीएफ 25 होता है, 25 से काटा तो 2 की पावर 2 बन गया और 3 की पावर 1 बन गया। तो बड़ा छोटा की पहचान कर सकते हैं। कब? पावर को बड़े छोटे की पहचान करने के लिए पावर को पावर के एचसीएफ से काट कर सरल बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लॉज ऑफ इंडिसेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रूट सर्ड, उसके लॉज पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको टाइप वाइज करेंगे। और इसको नोट कर लीजिए, बहुत सी सिंपल चीज़ें थी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हेडिंग लगा लीजिए, लॉज ऑफ सर्ड, करनी के नियम। कुछ करनी के विशेष बातें जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे √a का मतलब होता है a की पावर 1/2। उसी प्रकार से NA का मतलब होता है a की पावर 1/n। n AB हो, इसका मतलब है कि NA × B अलग अलग लिख सकते हैं। NA/B का मतलब होता है कि करनी A में भी होगा और करनी B में भी। कभी जरूरत पड़ेगी कभी सिंप्लीफिकेशन की, कभी भाग देने की, तो आप इसको जानते रहेंगे तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। इसको हम लोग देखिए, अभी मैंने जब इंडाइसिस का रूल पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि जब a की पावर 1/n और 1/n में जब m से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, m/n बन जाएगा। इंडाइसिस के रूल में है ना पढ़ा रहा था। NA की पावर n हो, यानी जो यहाँ पे है और वही यहाँ पे हो, इसका मतलब a हो जाता है। n इसकी वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है कि जब mn हो, 2 करनी हो तो mn a लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने इंडाइसिस की जब रूल पढ़ा रहा था तो बताया था कि ये बात n a की पावर m, n a की होल पावर m, और ये तीनों बातें सेम है। ये और ये तीनों बातें सेम है। इंडाइसिस में मैंने बताया था इसको। इस तरह का प्रश्न भी हमने इंडाइसिस में लिया था। यहाँ पे P लिखेंगे और ये AB को ऊपर लिखना होता है और XY को नीचे। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे तमाम प्रश्न करने वाले हैं, है ना। आइए देखते हैं हम लोग। हाँ, अब मैं कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूँ, उसके नियम। इन सारे नियम को बाद में प्रूफ भी करने वाले हैं कि ये कैसे आया है। मैंने कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घूम फिर के बार बार हर एग्जाम में आते हैं, तो उनके मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूं कि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो ये आंसर होता है, ट्रिक मार के भागेंगे। अगली क्लास में हम लोग जितने भी आए हैं फिक्स रिजल्ट जो आए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट, ये कैसे आए हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे जान लीजिए कि √a फिर √a हो, रूट के अंदर रूट हो और सेम संख्या का रिपीटेशन हो, यानी ये 2 है तो ये 2 है, ये 6 है तो ये 6 है, और 2 बार है, क्या है, 2 बार है, तो रूट 2 बार है तो 2 दूनी के 4 लिखना है और 4 में से 1 घटा देना है, a की पावर 3/4 लिख देना है। ठीक है, जब 3 बार हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 नीचे लिखना है, 3 बार हो तो और 8 में से 1 घटा देना है। यदि n बार है तो 2 दूनी 4 दूनी n बार करेंगे, है ना, a की पावर
नीचे क्या होगा, जैसे 3 बार था तो 2 दूनी के 4 दूनी 8 किया था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2, तो 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16, n बार करेंगे तो 2 की पावर n और 2 की पावर n में से 1 घटा देंगे। ठीक है, ये इन्फिनिटिव बार है। क्या है, यदि ये इन्फिनिटिव बार होता है तो जिस संख्या का रिपीटेशन बार बार होता है वही आंसर होता है। जैसे 6 6 6 होता तो 6 ही आपका आंसर होता, इन्फिनिटिव बार होगा तब। और ये फिक्स बार 2 बार 3 बार और ये n बार होता है तो। और ये देखिएगा ध्यान से, ये शायद आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा, आपको नहीं मिला होगा। यहाँ पे वर्गमूल हुआ करता था, यहाँ पे 2 हुआ करता था, यदि यह 3 होगा, 3√a करनी के अंदर करनी है, और इन्फिनिटिव बार होता है, कुछ नहीं करना है। ये a का यदि 3 है तो वर्गमूल लिख देना है, 2 लिख देना है। यदि यहाँ पे 4 होता 4√a और इसी तरह इन्फिनिटिव बार होता, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, घनमूल निकाल देते। जैसे यहाँ पे 27 होता, 4√27 27 होता, तो यहाँ पे क्या लिख देते, 27, आपका आंसर आ जाता 3। समझ में आया कि नहीं? अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका मतलब n√a और यहाँ मल्टीप्लाई है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई है, सभी जगह मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई के रूप में n√a ये सब मल्टीप्लाई है बच्चों, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई n√a मल्टीप्लाई इसी तरह है। तो यहाँ पे जितना होता है 10 होता तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखते, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3, यहाँ 5 होता तो यहाँ पे, समझ में आया? ये वाला समझ में आ गया हो तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में था, तो यहाँ पे यदि 4 था तो यहाँ पे घनमूल कर दिया, घनमूल था, क्यूब रूट था तो हमने वर्गमूल निकाल दिया। यहाँ पे वर्गमूल था तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया आंसर। ये शायद आप लोगों को पहली बार देखने को मिले। √a भागा √a करनी के अंदर में अनंत बार ऐसी घटनाएं घटती है। तो यदि यहाँ पे वर्गमूल है, यदि यहाँ पे वर्ग 2 है और भागा लगा हो, डिवाइड लगा हो, तो जो संख्या यहाँ पे दी है उसका आपको घनमूल निकालना है। और यदि यहाँ पे होता, यदि 3 होता ना, 3 होता तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते। समझ में आया है? समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए a भागा है, तो इसको हम लोग क्या करते, यहाँ कुछ नहीं का मतलब 2 होता है तो यहाँ पे घनमूल निकाल देते। यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे 4 लिख देते, और यहाँ पे n रहता तो n-n+1 और यहाँ पे a लिख देते। समझ में आएगी? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 27 भागा √27 तो यहाँ पे क्या लिखते, और यहाँ पे वर्गमूल होता तो वर्गमूल यहाँ पे 2 27 होता तो यहाँ पे क्या लिखते, 27 का घनमूल निकाल देते। ठीक है, तो आंसर क्या आता, यहाँ पे मैंने लिखा था 2, कुछ नहीं का मतलब 2 होता है, तो इसका जो आंसर बनता है 3√a बनता है। यदि चलिए आगे हम लोग काम करने वाले हैं इस पे, बहुत कैसे आया है इसके बारे में भी अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई है? ठीक है, देखिए 19वां रूल समझिए, √a प्लस √a और ये इन्फिनिटिव बार है, और जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू है 2 लगातार संख्याओं में टूट जाती है। जैसे 12 क्या होगा, 3 × 4 हो गया, 20 क्या होगा, 4 × 5 होगा, 30 क्या होगा, 5 × 6 होगा। जैसे a की वैल्यू 12 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 42 हो गई। जैसे हम क्या समझाना चाहते हैं कि जैसे 12 है, 3 × 4 लगातार 2 संख्याओं का गुणा, 20 4 × 5 लगातार संख्याओं का गुणा। जैसे 12 होता ना तो 12 का फैक्टर क्या होता, 3 × 4, तो बड़ा वाला आंसर होता है। ये बात आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, आपको तो पता ही होगा, है ना। यदि यहाँ पे 20 होता तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। तो जब
प्लस होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है। यदि एक इस प्रकार का डाउट होता है, जैसे मान लीजिए कि परेशानी है कि यहाँ पे क्या आता है, यदि हमने लिख दिया यहाँ पे 20, ठीक है, यहाँ पे 20 लिखा, 12 लिख दिया, 42, 30, ठीक ना, 72, तो इस फॉर्मूले पे भी आप रख के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन पूरी जब आपको पता है कि 12 होता तो 4 आंसर आता, 20 होता तो 4 5 20, जो बड़ा होता है वो वाला आंसर होता है। अगली क्लास में हम लोग बहुत बढ़िया से समझाने वाले हैं। देखिए ए टूटने वाली संख्या है, मतलब m इंटू एम प्लस 1 के रूप में है। जैसे 20 हो गया, 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 लिखते हैं ना। 72 को क्या लिखते हैं, 72 को हम लोग लिखते हैं 8 इंटू 9। तो फैक्टर करने से लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में वही फॉर्म है। ए क्या है, m इंटू एम प्लस 1 के रूप में है। जैसे 72 होता तो 8 इंटू 9, तो 9 इसका आंसर आता। नहीं जो सॉरी, यदि माइनस लगा है ना तो छोटा वाला आंसर होता है। माइनस होता है तो छोटा वाला, और प्लस होता है तो बड़ा वाला। मैं समझाने में कामयाब रहा कि नहीं? देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो मैंने समझा लिया था। a बराबर 12 है, 20 है, 30 है, 42 है। एक ऐसी संख्या जिनको दो संख्याओं को गुणा, लगातार संख्याओं को गुणा करने पे आता है। जैसे 12 3 इंटू 4, 20 हो गया 4 इंटू 5, 30 हो गया 5 इंटू 6, 42 हो गया 6 इंटू 7। तो जो गुणा करके करते हैं लगातार संख्याओं का, तो जो बड़ा वाला आंसर होता है, जैसे 30 है तो 5 इंटू 6 लिखेंगे ना तो 6 आंसर होगा। 12 3 इंटू 4 4 आंसर होगा। जब माइनस होता है और लगातार संख्याओं के रूप में गुणा कर सकते हैं, जैसे 12 होता है 3 इंटू 4 है ना, 8 9 72, तो माइनस होता है तो छोटा वाला आंसर होता है। नहीं भी समझ में आए तो अगली वीडियो में हम लोग समझा लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने एक ही बोर्ड में कवर कर दिया है। देखिए ये मैंने लिया था ए टूटने वाली संख्या 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 8 इंटू 9, 10 इंटू 11 के रूप में। ये दोनों, तो इसमें बड़ा वाला आंसर होता है, इसमें छोटा वाला आंसर होता है। इसमें हम लोग जैसे 7 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, लगातार संख्याओं को गुणा करने पे नहीं बनता है। जैसे मैंने a बराबर 3 ले लिया, 12 नहीं लिया, 20 नहीं लिया। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए इस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे आया है हम लोग अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 होता, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, तो a की जगह पे 3 रख देते तो 3 चौके 12, 1 13, √13 प्लस 1/2 आंसर आता। यदि ये माइनस होता तो बस यहाँ पे देखिए माइनस लग गया है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3 इन्फिनिटी बार होता तो कुछ ना करते, 3 इंटू 4 प्लस 1, यहाँ पे माइनस करते, बटे में 2 करते। समझ में आया ना? ये भी दोनों मैंने समझाने में कामयाब रहा। a का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5, a बराबर 5, √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इस फॉर्मूले पे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 5 चौका 20, 21, √21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर आता। ठीक है, ये जो रूल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। इसको आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि CDS वगैरह में, कैट वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ठीक है, इसमें क्या बताया हूँ, देखिए 19-20 में हमने क्या बताया था, यहाँ पे 12 होता, 20 होता, 72 होता, दो लगातार संख्याओं को गुणा करने पे, है ना, जैसे 110 होता, 11 इंटू 10 हो जाता। तो प्लस होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है 11 इंटू 10, 11 आंसर आ जाता। जब माइनस होता है तो 10 इंटू 11 तो छोटा वाला आंसर होता है। और नहीं भी समझ में आया तो अगली वीडियो में समझ में आएगा। अब 23वां 24वां बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, देखिएगा ध्यान से। √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, और इन्फिनिटिव बार है। तो इस तरह के प्रश्नों में डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 होता, √3 प्लस √3 माइनस √3 में से करके एक वैल्यू 3 5 कुछ भी हो, ठीक है, प्लस माइनस के रूप में वाला होता है तो 4x में 3 घटा के +1 करके डिवाइड कर देंगे।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो 5 के 20 में से 3 घटाते 17, √17 + 1/2 कर देते, ठीक है। यदि प्लस से स्टार्ट है, यदि ये प्लस से स्टार्ट है तो यहाँ पे प्लस आएगा, √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a। यदि ये माइनस से स्टार्ट है हमारे रेगुलर स्टूडेंटों छात्रों, और हर एक वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए, जितने छात्रों को समझ में आ गया है कमेंट कर दिया करिए कि समझ में आएगा, तभी तो मैं समझूंगा कि जो भी हमारे देशवासी देख रहे हैं समझ में आ रहा है, तो अभी तभी तो मुझे अगली वीडियो बनाने में मजा आएगा ना, है कि नहीं कालवा जी? बहुत बढ़िया, हर एक वीडियो पे कमेंट मारिए फटाफट। यहाँ पे यदि माइनस से स्टार्ट हो, √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a, और ये इन्फिनिटिव बार हो तो फॉर्मूला यही लगेगा 4x - 3, और यहाँ पे माइनस आएगा। यदि माइनस से शुरुआत हुई है तो यहाँ पे -/2। मैं समझाने में कामयाब रहा है। देखिए अभी तक लगभग 45-46 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और मैंने 45-46 मिनट में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दिया है। एक तरह का क्रैश कोर्स में सर्ट इंडाइसिस पढ़ा दिया है, और जब अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की भरमार लगा देंगे, जितने भी एसएससी प्री मेंस यूपीएससी बैंक जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस रेलवे में, तो अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की भरमार लगाएंगे, क्योंकि सारे नियम कानून तो मैंने पढ़ा ही दिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मैं हर एक दिन ज़बरदस्त तरीके से अब चीज़ें लाने वाला हूँ, ठीक है। ये मास्टर वीडियो है, एक तरह से मैंने सारे नियम बता दिया है। देखिए कुछ चीज़ें गलतियाँ हो गई होंगी, यदि गलतियाँ मैं जानबूझ के करता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें गलतियाँ हो गई होंगी, तो आप लोग आगे की वीडियो में बने रहिएगा, मैं बता दूंगा कि यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। समझ में आया ना? मिस्टेक होती नहीं है, और जहाँ पे भी समझ में ना आए तो आप लोग मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। मैंने कोई भी चीज़ें गलती करने का प्रयास नहीं किया है। कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, मिस्टेक हो गई होगी, तो मैं आप लोग बताएंगे या मुझे पता चल जाएंगी, तो आगे की वीडियो में कहीं ना कहीं बता दूंगा कि यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, है ना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप लोग जैसे मैं लिखा हूँ ख़राब हैंड राइटिंग में, वैसे आपको नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि इसको आपको काम लेना है। ये सब सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फिट हैं, तो मैं ख़राब लिखूँ, कौवा की टांग जैसा लिखूँ, कैसा भी लिखूँ, ये मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। मैं पढ़ा भी लूँगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है, तभी आप एक एग्ज़ाम में रिवीजन कर सकते हैं, दूसरा एग्ज़ाम देने जाएंगे रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे, आपका टाइम नुकसान हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, बहुत मेहनत लगा है। धन्यवाद।